ओके, लेट्स स्टार्ट द रीनल फिजियोलॉजी। ओके, तो रीनल फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले हम पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के बारे में और टोटल बॉडी वाटर के बारे में पढ़ लेते होते हैं। क्लियर? तो आपकी बॉडी में टोटल कितना वाटर होता है उसको बोलते हैं टोटल बॉडी वाटर। फॉर एग्जांपल, एक बंदा 70 kg का है, उसमें कितने परसेंट वाटर होता है उसकी बॉडी का, उसके बॉडी के वेट का कितने फीसद पानी होता है, तो वो होता है 60%। तो आपके बॉडी में टोटल बॉडी वाटर कितना होता है? ओके, तो जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो आपका होता है 60% तक। ठीक हो गया? कितना होता है वो? 60% तक। तो स्टार्ट करते हैं। एक बंदा है जिसका 70 kg वेट है, तो उसमें 60% कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में टोटल बॉडी वाटर होता है, ओके, वो होता है 60% तक। जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। एक होता है सेल के अंदर वाला वाटर, जिसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट, जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है, सेल्स के बाहर पड़ा होता है, इसको दो में डिवाइड करते हैं। एक वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट जो ब्लड वेसल के अंदर है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और एक वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है जो कि टिश्यूज के अंदर है लेकिन सेल्स के दरमियान में है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। ओके, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। तो आपके बॉडी में जितना भी वाटर होता है उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में। और एक बंदे के अंदर, एवरेज अडल्ट के अंदर, जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो 60% होता है। उसमें से जो 60% होता है वो आपका 40% इंट्रा सेलुलर होता है और 20% एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। ओके, अब इस 20 का भी कहने का मतलब है कि जो 5% होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट है वो 15% होता है। यानी एक बंदा है जिसका वेट 70 kg है, एक पर्सन है जिसका 70 kg है, उसका 60% कितना होगा? 42 लीटर होगा। यानी 72 kg मैन के अंदर 42 लीटर पानी देखने को मिलता होता है। अब ये जो 42 लीटर होता है, इसका 42 लीटर का 40% आपको इंट्रा सेलुलर में देखने को मिलता है। यानी 28 लीटर इंट्रा सेलुलर होता है और 14 लीटर आपका होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब इस 14 लीटर के अंदर 3.5 लीटर आपका क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ओके, और जो आपका कहने का मतलब है 11.5 ये आपका इंटरस्टिशियम कंपार्टमेंट होता है। तो ये सारी सब डिवीजन होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बॉडी मास, सपोज एक बंदा 70 kg का है, तो इसमें जो टोटल बॉडी वाटर होगा वो 60% होता है, मतलब 42 लीटर होता है, और जो नॉन वाटर मास होता है वो बाकी रिमेनिंग हो जाएगा। हमारा तो मेन पर्पज है टोटल बॉडी वाटर को देखना। जो टोटल बॉडी वाटर होता है, 1/3 आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और 2/3 इंट्रा सेलुलर होता है, 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी 42 का 14 लीटर हो जाएगा आपका। क्लियर? जबकि 2/3 आपका कौन सा होता है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। क्लियर? जो आपका 14 kg का था उसमें से 3.5 प्लाज्मा था और 10.5 kg आपका क्या था? इंटरस्टिशियम फ्लूइड था। ओके, और इसमें और बाकी जो होता है आरबीसी वॉल्यूम आपका, वो उसमें आ जाता होता है। क्लियर? मैंने 11.5 लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। ओके, इतनी तो आ जाती है मिस्टेक्स। हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर को रट्टा मार लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक निमोनिक दिया हुआ है 60-40-20। 60 का मतलब होता है टोटल बॉडी वाटर 60 है, 40 आपका होता है ओके इंट्रा सेलुलर है, और 20 एक्स्ट्रा सेलुलर है। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, एटीपी ज्यादा होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, और एल्ब्यूमिन भी देखने को मिलता है। यानी सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, सेल इज द बैग ऑफ पोटेशियम, लेकिन बाहर प्लाज्मा के अंदर और इंटरस्टिशियम के अंदर सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एल्ब्यूमिन ज्यादा होता है। क्लियर? अब आपने हर एक पैरामीटर को देखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टोटल बॉडी वाटर को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? इसके लिए आप रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल करते हो। जो नॉर्मली पानी होता है उसमें हाइड्रोजन 1 होता है, लेकिन आप हाइड्रोजन 2 जिसको ड्यूट्रियम कहते हैं या हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम कहते हैं, उसके जरिए टोटल बॉडी वाटर को एस्टिमेट कर सकते हो। तो टोटल बॉडी वाटर को निकालने के लिए
आपने ट्रीटियम यानी 3H2O को आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपने प्लाज्मा के वॉल्यूम को देखना है तो आप रेडियो लेबल्ड एल्ब्यूमिन इस्तेमाल करोगे, मतलब ऐसी एल्ब्यूमिन इस्तेमाल करोगे जिसमें रेडिएशन होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को देखने के लिए आप इनोलिन और मैनिटोल वगैरह को लोगे। ओके, ठीक हो गया। इसकी वजह क्या होती है, जो इनोलिन होती है और मैनिटोल होती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम में आपको देखने को मिलती है, इस सेल में एंटर नहीं हो पाते होते। क्लियर, यानी ये आगे सेल्स के अंदर एंटर नहीं हो पाते। जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी होती है वो 280 से लेकर ओके 295 तक होती है, 270 से लेकर 295 होती है। और इसकी जो रेगुलेशन होती है, प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैलिटी की रेगुलेशन होती है, वो एडीएच करता है। यानी अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से एडीएच रिलीज होता है। एडीएच क्या कराएगा, एक्वापोरिन 2 के रिसेप्टर को इंसर्ट करा देगा कलेक्टिंग टिब्यूल पर। यानी जो एडीएच होता है वो कलेक्टिंग टिब्यूल पे काम करेगा, वहां पर एक्वापोरिन 2 के रिसेप्टर को इंसर्ट कर देगा। ओके, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो सारा पानी कहाँ पे आ जाएगा, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कम होते होते नॉर्मल हो जाएगी और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती होती है। क्लियर। और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसका फार्मूला ये है, टोटल बॉडी ओके टोटल बॉडी वॉल्यूम मल्टीप्लाई ओके टोटल ब्लड वॉल्यूम लिखा हुआ है, 1 - हिमेटोक्रिट होता है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये कुछ फार्मूले आप देख लो, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम किडनी की फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे कोई बंदा सवाल पूछे किडनी की फिजियोलॉजी क्या होती है, किडनी करती क्या होती है, तो आपने आंसर क्या देना है, किडनी के दो फंक्शन होते हैं। ओके, क्लियर, किडनी के दो फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो किडनी ने सिर्फ दो ही फंक्शन करने हैं। एक फंक्शन होता है एंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा है होम्योस्टैटिक फंक्शन। तो किडनी के दो फंक्शन होते हैं, एक एंडोक्राइन फंक्शन होता है और दूसरा होता है होम्योस्टैटिक 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 फंक्शन होता है। जो एंडोक्राइन फंक्शन होता है इसका मतलब है किडनी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब किडनी कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, किडनी ने क्या क्या प्रोड्यूस करना होता है, किडनी ने इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करना है, किडनी ने क्या प्रोड्यूस करना है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म को प्रोड्यूस करना है, जिसको हम कैल्सीट्रायोल कहते होते हैं, कैल्सीट्रायोल कहते होते हैं। और क्योंकि किडनी के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। और तीसरा एंजाइम या तीसरा हार्मोन है वो रेनिन है। तो किडनी ने तीन हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, इरिथ्रोपोइटिन, कैल्सीट्रायोल और रेनिन। जो इरिथ्रोपोइटिन है वो कहाँ से आता है, ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया था कि अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हो, हाइपोक्सिया की वजह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती है, वो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है। इसके बाद जो कैल्सीट्रायोल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और ये जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेट है ये स्टिमुलेट होता है पीटीएच से। ओके, पीटीएच से। और पीटीएच कब बढ़ता है, जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है। क्लियर, तो ये आपको पूरी फिजियोलॉजी समझ आ रही होगी। और तीसरा हार्मोन है रेनिन। रेनिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से। और जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या होती है, वो एफरेंट आर्टरियोल के मॉडिफाइड स्मूथ मसल होते हैं। और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल कब रेनिन प्रोड्यूस करेंगे, जब सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी कम होगी मैक्युलर डेंसा से। वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो नंबर 1 क्या होगा, आपका मैक्युलर डेंसा स्टिमुलेट हो गया। ओके, मैक्युलर डेंसा स्टिमुलेट होने का मतलब है सोडियम क्लोराइड कम आया। इसके बाद दूसरा आपको क्या होगा, दूसरा क्या स्टिमुलस होगा, दूसरा ये होगा कि अगर रीनल बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होया। रीनल बैरो रिसेप्टर कब स्टिमुलेट होते हैं, जब रीनल परफियन प्रेशर कम होती है। और तीसरा सिंपैथेटिक टोन बढ़ गई है। ओके, और सिंपैथेटिक टोन बीटा 1 रिसेप्टर के जरिए काम करती है। क्लियर, तो किडनी तीन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इरिथ्रोपोइटिन, कैल्सीट्रायोल और रेनिन प्रोड्यूस करती है। जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो क्या करता है, आरबीसी के मास को बढ़ा देता है। कैल्सीट्रायोल क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा देता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म के जरिए काम करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता होता है। क्लियर, सोडियम की और वाटर की रिटेंशन करा देता होता है वाया एल्डोस्टेरोन। ठीक हो गया, तो ये बेसिक मैकेनिज्म आ गया। दूसरा किडनी का फंक्शन है होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है। होम्योस्टैटिक, होम्योस्टैटिक का मतलब क्या होता है, किडनी ने क्या करना है, किडनी ने वेस्ट प्रोडक्ट को और वाटर को एलिमिनेट करना है। किडनी ने क्या करना है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं और वाटर होते हैं
उसको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट किस फॉर्म में करेगी, यूरिन की फॉर्म में करेगी। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, किडनी ने कंट्रोल करना है कुछ चीजों को, लाइक आपके ब्लड की पीएच को कंट्रोल करना है, इसने ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करना है। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से आ जाते हैं, सोडियम और पोटेशियम मेनली, बाकी और भी होते हैं। ओके, और तीसरा वॉल्यूम के स्टेटस को मेंटेन करना होता है कि पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो या ज्यादा पानी पी लिया तो उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करना होता है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको किडनी के फंक्शन समझ आ गए होंगे। ओके, तो ये किडनी के बेसिक फिजियोलॉजी हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं किडनी के, जब हम किडनी फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो आपको तीन टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। एक है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। ओके, ये तीन बेसिक टर्मिनोलॉजी का और क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, इसको मैं कहाँ पे एक्सप्लेन करूँ? ओके, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, लेट मी ड्रा द डायग्राम। तो ये आपका एफरेंट आर्टरियोल है। एफरेंट आर्टरियोल से क्या बना? ओके, एफरेंट आर्टरियोल से आपका क्या बना? ये आपका ग्लोमेरुलस आया, और ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल है। क्लियर? तो ये आपका एफरेंट आर्टरियोल है या आफरेंट आर्टरियोल है, ये आपकी इफरेंट आर्टरियोल है, और ये आपका ग्लोमेरुलस है। ओके, ग्लोमेरुलस है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है? ओके, ये आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है? ये आपके ट्यूब्यूल स्टार्ट हो जाती है। ये आपके क्या स्टार्ट हो गया है? ट्यूब्यूल स्टार्ट हो गया है। तो उसको मैं बोलूंगा ट्यूबुलर पोर्शन, ट्यूबुलर पोर्शन। ओके, ठीक हो गया। और ये पूरा आपका स्ट्रक्चर क्या आ सकता है? ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल आ जाएगा, ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल आ जाएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट। ओके, सबसे पहला चीज है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब है कोई सब्सटेंस है ग्लोमेरुलस से होता हुआ वुमन स्पेस में आ गया है। कोई भी सब्सटेंस अगर ग्लोमेरुलस से वुमन स्पेस में आ गया तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक हो गया? ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा? फिल्ट्रेशन। कोई भी सब्सटेंस ग्लोमेरुलस से वुमन स्पेस में आ गया और ट्यूब्यूल्स में आ गया तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये आ गई आपकी फिल्ट्रेशन। इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? ओके, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? कोई सब्सटेंस आया और वो आपका ब्लड में चला गया, कोई सब्सटेंस आपका ब्लड में चला गया तो उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ओके, और कोई सब्सटेंस आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से होता हुआ कहाँ पे चला गया? नेफ्रॉन के अंदर आ गया। कोई आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ओके नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में आ गया तो उसको बोलते हैं सिक्रीशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सिक्रीशन। मतलब जो आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा, जो आपका यूरिन प्रोड्यूस होगा वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। एक आपका फिल्ट्रेशन कितनी हुई है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन कितनी हुई है, और तीसरा सिक्रीशन कितनी हुई है। क्लियर? ओके, और अगर कोई चीज ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगी इसका मतलब है वो यूरिन में कम आएगी और ब्लड में या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ज्यादा जाएगी, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा माइनस निशान। और अगर कोई चीज, कहने का मतलब है यूरिन में ज्यादा सिक्रेट हो रही है तो वो यूरिन में भी ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव निशान लगाऊंगा। तो जो अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड है इसका फार्मूला आपने ये रट्टा मारना है कि कोई भी चीज अगर यूरिन में कितना आएगी वो डिपेंड करेगी कि अगर उसकी फिल्ट्रेशन ज्यादा हुई है ज्यादा यूरिन में आएगी, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन आई है ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो गई है तो वो यूरिन में कम आएगी जस्ट लाइक ग्लूकोज, या उसकी सिक्रीशन ज्यादा हुई है जस्ट लाइक क्रेटिनिन। ठीक हो गया? तो ये चीज इंपॉर्टेंट आपने रट्टा मार लेनी है। क्लियर? तो इसी से मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, वो क्लियरेंस वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले तो आपको समझ आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है ये क्या करता होता है? प्लाज्मा को फिल्टर करता है। यहाँ मैं ब्लड की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में बात करूंगा। ठीक हो गया? क्योंकि ब्लड सेल्स कभी भी नहीं आते, ब्लड सेल कभी भी फिल्टर नहीं हो पाते, लेकिन प्लाज्मा फिल्टर होता है। अब जो प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, साइज पे और चार्ज पर। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है उसमें तीन चीजें होती है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें टाइप 4 कोलेजन होता है। टाइप 4 कोलेजन के जो डिजीज थे उसमें एल्पोर्ट सिंड्रोम था और गुड पास्टर सिंड्रोम था। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो हेपरिन सल्फेट की वजह से होते हैं। और तीसरी चीज क्या थी? पोडोसाइट के फूड
प्रोसेस थे, और जो पोडोसाइट था वो क्या था, विसरल लेयर ऑफ बूमन कैप्सूल। अब जो ग्लोमेरुलस होता है वो फिल्ट्रेशन करता है प्लाज्मा की, लेकिन दो प्रिंसिपल पे काम करता है, साइज पे और चार्ज पे। इसका मतलब क्या होता है, ओके, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर है उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं ड्यू टू हेपरिन सल्फेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस वाले मॉलिक्यूल है लाइक सोडियम है वो तो फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल है एल्ब्यूमिन, वो फिल्टर नहीं हो पाते। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि एल्ब्यूमिन क्यों नहीं फिल्टर हो पाती, इस वजह से क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है। दूसरा साइज बैरियर, जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज है, फेनेस्ट्रेटेड का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, ओके, जिनमें से सिर्फ आपको 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स गुजर सकते होते हैं, ओके, ठीक हो गया। और जो पोडोसाइट के फूड प्रोसेस होते हैं वो 40 से लेकर 50 से ऊपर वाले को जाने नहीं देंगे। और जो फेनेस्ट्रेशन होती है उनकी लिमिट कितनी होती है, 100 होती है। फेनेस्ट्रेशन की लिमिट 100 होती है, और जो आपके पोडोसाइट के फूड प्रोसेस है उसकी लिमिट आपकी 40 से 50 होती है। लेकिन अगर ये लिमिट क्या हो जाए, ओके, अगर ये लिमिट ब्रीच हो जाए, ओके, मतलब ये लिमिट अगर आपकी खराब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन्स तक फिल्टर होना शुरू हो जाएगी। जब प्रोटीन फिल्टर हो जाएगी तो सारी प्रोटीन यूरिन में जाना शुरू कर देगी। और अगर पेशेंट को मैसिव प्रोटीन यूरिया है, बहुत सारी प्रोटीन यूरिन में चलेगी, तो उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जब प्रोटीन नहीं होती तो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में आपको जनरलाइज्ड एडीमा देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ये चीज आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, तो उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब है कि कितना फ्लूइड फिल्टर हुआ, कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ थ्रू द ग्लोमेरुलस पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर कितना फ्लूइड या कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ अक्रॉस द ग्लोमेरुलस, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, जीएफआर बोलते हैं। अब मैं इसको जीएफआर बोलूंगा। जो नॉर्मल जीएफआर होती है वो आपकी कितनी होती है, ओके, हमने बुक्स में पढ़ा था 125 होती है, लेकिन 100 से लेकर 120 मिलीलीटर पर मिनट तक आपको देखने को मिलती होती है। अगर पेशेंट की जीएफआर क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब है रीनल फेल्योर हो गया है। अब ये रीनल फेल्योर एक्यूट भी हो सकता है और आपका क्रॉनिक रीनल फेल्योर भी हो सकता है। अब आपने जीएफआर मालूम करनी है, तो आपने जीएफआर मालूम करने के लिए आपने इनुलिन देना है सब्सटेंस। ठीक हो गया, ओके। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जो इनुलिन होता है ये वो सब्सटेंस होता है जिसकी फिल्ट्रेशन 100% होती है, जिसकी फिल्ट्रेशन 100% होती है, लेकिन ना ही ये रिअब्सॉर्ब होता है ना ही ये सीक्रेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ओके, तो जो अमाउंट ऑफ ओके, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है, ओके, वो किसके बराबर आना शुरू हो जाएगा, ओके, अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन में कितना, कहने का मतलब है यूरिन में कितना इनोलिन आ रहा है वो किसके बराबर होगा, कितनी फिल्ट्रेशन हुई है, कितनी फिल्ट्रेशन हुई है। लेकिन लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जीरो, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और कोई सिक्रीशन नहीं हो पाती। और जितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, ओके, इसका मतलब क्या है, जितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है इसका मतलब है कि यूरिन ने प्लाज्मा में से उस सब्सटेंस को निकाल लिया है, तो मैं इसको बोलूंगा क्लियरेंस। ठीक हो गया, तो इसको बोलूंगा क्लियरेंस। तो क्लियरेंस फिल्ट्रेशन के बराबर आ गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस सब्सटेंस की ना ही रीअब्जॉर्प्शन हुई है ना ही सिक्रेशन हुई है। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई और सिक्रेशन नहीं हुई तो जितना यूरिन में आया उसको बोलते हैं क्लियरेंस, और जितना यूरिन में आया उतना ही फिल्ट्रेशन के बराबर हो गया। क्लियर, ठीक हो गया। तो जो इनुलिन की जो क्लियरेंस होती है वो जीएफआर के बराबर होती है, और जीएफआर निकालना हो, अब इसका एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द फार्मूला क्योंकि बड़ा मुश्किल है। तो यू वी ओवर पी, यू वी ओवर पी, यू से क्या होता है, यू से क्या है, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ सारा के फ्लो रेट होता है, वी से वॉल्यूम वगैरह, ओके, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये चीज आ जाती है। ये फार्मूला आप देख लो, यू वी ओवर पी, ओके। तो अब हम आगे चलते होते हैं। यू क्या होता है, यू यूरिन कंसेंट्रेशन होती है, वी क्या है, फ्लो रेट होता है, पी क्या है, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग होती है। ओके, ठीक हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ जीएफआर का एक और भी यहाँ पर रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, वो क्या रिलेशनशिप है कि जो जीएफआर होता है, जीएफआर फिल्ट्रेशन अक्रॉस द ग्लोमेरुलस है। अगर आपने ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन करानी है तो ग्लोमेरुलस के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ाना होगा और ऑनकोटिक प्रेशर को कम करना होगा। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप हाइड्रोस्टैटिक
प्रेशर को बढ़ाओगे ग्लोमेरुलस में तो जीएफआर बढ़ जाती होती है। और अगर आप ऑनकोटिक प्रेशर को कम करते हैं, ओके, किस में, ग्लोमेरुलस में, तो जीएफआर बढ़ जाती है। अगर आप बुमेन स्पेस में प्रेशर को कम करते हैं तो जीएफआर बढ़ जाती है। अगर आप बुमेन स्पेस में ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जीएफआर बढ़ जाती होती है। सेम फार्मूला आपको मैंने बताए थे ये वाले। सबसे पहला फार्मूला है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर आप कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाओगे तो जीएफआर बढ़ जाती है। अब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? आपको बताया था कि ये कौन सी आर्टरियोल है, ये आफ्रंट आर्टरियोल है। ये कौन सी आर्टरियोल है? आफ्रंट आर्टरियोल है। जब आफ्रंट आर्टरियोल की वेसोडायलेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ओके, कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ जाती होती है। क्लियर? इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक और भी बढ़ सकता है अगर हम इफरेंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कराए। अगर इफरेंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड बैक फ्लो आएगा सारा, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से भी जीएफआर बढ़ जाती होती है। क्लियर? तो ये चीज आपको ने समझ लेनी है कि अगर आपने जीएफआर को बढ़ाना है तो आफ्रंट आर्टरियोल की वेजो डायलेशन करानी है और इफरेंट की वेजो कंस्ट्रक्शन करानी है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू इन मच बेटर वे। ओके, तो अगर आपने, कहने का मतलब है कि आफ्रंट आर्टरियोल है और इफरंट आर्टरियोल है, इनका जीएफआर पे क्या इफेक्ट होता है? सबसे पढ़ लेते हैं आफ्रंट आर्टरियोल। अगर आफ्रंट आर्टरियोल की क्या होती है? ओके, वेजो डायलेशन होती है। वेजो डायलेशन की वजह से क्या होगा? वेजो डायलेशन की वजह से क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर क्या हो जाती है? बढ़ जाती होती है। और अगर आप वेजो कंस्ट्रक्शन करते हो आफ्रंट आर्टरियोल की, इफ्रंट की नहीं, आफ्रंट की, तो उसकी वजह से क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, जीएफआर कम हो जाती है। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन वेजो डायलेशन देखने को मिलती है? तो जो वेजो डायलेशन होती है आफ्रंट आर्टरियोल की, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। ओके, वो किसकी वजह से होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। और आफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दूंगा, कैसे इनहिबिट करूंगा? एनसेड से इनहिबिट करूंगा। दैट इज व्हाई जो एनसेड होती है ये जीएफआर को कम कर देती है, किडनी को फेल करना शुरू कर देती है। इसके अलावा वेजो कंस्ट्रक्शन किससे होगी? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, लाइक एपिनेफ्रिन की वजह से और नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद हम चलते हैं इफ्रंट आर्टरियोल पर। जो इफ्रंट आर्टरियोल है उसकी वजह से क्या जीएफआर पे इफेक्ट पड़ेगा? जो अगर इफ्रंट आर्टरियोल है इसकी अगर क्या हो, इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन हो, इफ्रंट की जो ब्लड को आगे लेके जा रही थी, लेकिन जब इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, ब्लड सारा बैक फ्लो आ जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ जाती होती है। और अगर हम वेजो डायलेशन करते हैं, सारा ब्लड ग्लोमेरुलस को लीव कर जाएगा। जब सारा ब्लड लीव कर जाएगा तो जीएफआर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? तो अ, यहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ओके, इसको आपने ध्यान से समझना इस पॉइंट को। जब आप इफ्रंट आर्टरियोल की जब आप इफ्रंट आर्टरियोल की क्या कर रहे हो? वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसको मैं किससे शो करता हूँ, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो फ्लूइड की क्या होना शुरू हो जाएगी? फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है। जब फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होगी, एक बात रट्टा मारना, फ्लूइड्स फिल्टर होते हैं लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाती। सारा फ्लूइड कहाँ लीक कर गया है? सारा फ्लूइड आपका टिब्यूल में लीक कर गया है। जब ग्लोमेरुलस के अंदर सारा जो फ्लूइड है वो लीक कर गया है तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ग्लोमेरुलस में वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाती है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा पानी तो चला गया तो प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जब प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक बात रट्टा मार लेना कि जब इफरेंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो इनिशियली आपको जीएफआर ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, लेकिन फाइनली क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाती है। तो वो कौन सी ड्रग है जो इफ्रंट आर्टरियोल की, या वो कौन सा हार्मोन है जो इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है? उसका नाम है एंजियोटेंसिन 2। ओके, जो एंजियोटेंसिन 2 होता है वो क्या करवाता है? इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। इनिशियली जीएफआर ज्यादा होती है, फाइनली जीएफआर कम होती है। और एंजियोटेंसिन 2 रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम का पार्ट होता है। क्लियर?
और वेसोडायलेशन कब होगी, मतलब जब इफरेंट आर्टरियोल की वेसोडायलेशन होती है तो जीएफआर कम हो जाती है। और ये कब होगी, जब आप एस इनहिबिटर इस्तेमाल करोगे जिसमें आपका एंजियोटेंसिन 2 कम होगा, जिसमें एंजियोटेंसिन कम 2 कम होगा, या आप एआरबी इस्तेमाल करोगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब जो एस इनहिबिटर होते हैं या एआरबीज होते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जीएफआर कम होती है। जब जीएफआर कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर किसी बंदे में प्रोटीन की फिल्ट्रेशन होती भी होगी, लेकिन जीएफआर कम होने की वजह से प्रोटीन की जो परमिएबिलिटी है, जो वो और कम हो जाती है। ओके, जब प्रोटीन की परमिएबिलिटी कम हो जाती है, प्रोटीन की फिल्ट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स कि हम जो एस इनहिबिटर और एआरबीज हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर पेशेंट को डायबिटिक नेफ्रोपैथी है या हाइपरटेंशन विद किडनी डिजीज है, इस केस में हम एस इनहिबिटर देते होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीएफआर को कम कर देते हैं, प्रोटीन की परमिएबिलिटी को कम कर देते हैं, डिजीज की प्रोग्रेशन को रोक देते होते हैं। दैट इज वाई ACE inhibitor are used in case of diabetic nephropathy। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरी फोर्स है वुमेन स्पेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वुमेन स्पेस होती है। ओके, ये वुमेन स्पेस रट्टा मार लो, वुमेन स्पेस। अगर वुमेन स्पेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, वो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। अब वुमेन स्पेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब ज्यादा होता है, एक बात रट्टा मार लेना, अगर कोई यूरेटर की कंप्रेशन हो, अगर यूरेटर की क्या हो, कंप्रेशन हो, अगर यूरेटर कंप्रेस होगा तो सारा यूरिन बैक फ्लो करना शुरू करेगा। जब सारा यूरिन बैक फ्लो होगा, ओके, तो जो वुमेन स्पेस है उसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। जब वुमेन स्पेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से जीएफआर कम हो जाती है। क्लियर? कि जब यूरेटर कंप्रेस हुआ, सारा आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन का बैक फ्लो होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा वुमेन स्पेस के अंदर। इसके बाद है ग्लोमेरुलस में कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर। अगर ये ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को क्या है, एक पेशेंट को सिरोसिस है, उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके, जिसकी जीएफआर आपको ज्यादा देखने को मिलती होती है। ओके, ये इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वुमेन स्पेस में ऑनकोटिक प्रेशर। अगर वुमेन स्पेस में ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन भी फिल्टर होना शुरू हो गया है, तो वो पानी को भी खींच लाती होती है। ठीक है, नॉर्मली ये जीरो होता है ऑलमोस्ट, और केएफ क्या फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट होता है। क्लियर? अब एक बात रट्टा मार लेना, जो जीएफआर होता है, जीएफआर को मेजर करने के लिए जो आपका बेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड आपका जीएफआर को देखने के लिए वो कौन सा होता है, वो आपका इनुलिन की क्लियरेंस होती है। इनुलिन की क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, इनुलिन 100% फिल्टर होती है लेकिन रीअब्सॉर्ब नहीं होती और सिक्रीट भी नहीं हो पाती, मतलब जितना यूरिन में क्लियर होगा उतना ही फिल्ट्रेशन के बराबर होता है। लेकिन जो प्रैक्टिकली या जो मोस्ट कॉमन आपका इस्तेमाल होता है वो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस होती है। ओके, अब जो क्रिएटिनिन है वो 100% फिल्टर तो होता है, लेकिन थोड़ा बहुत किडनी से सिक्रीट भी होना शुरू हो जाता है। जब थोड़ा बहुत सब्सटेंस यूरिन में सिक्रीट होगा, इसका मतलब है कि उसकी जो यूरिन में क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगी, किससे, फिल्ट्रेशन से। दैट इज वाई कि जो क्रिएटिनिन की क्लियरेंस है, क्रिएटिनिन एक चीप मॉलिक्यूल है, लेकिन थोड़ा सा जीएफआर को ज्यादा बढ़ा देता होता है, ओवर एस्टिमेट कर देता होता है। क्लियर? क्योंकि क्रिएटिनिन थोड़ा बहुत सिक्रीट भी होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, बाकी यहाँ पर एक ग्राफ वगैरह बनाया हुआ है इनका शो करने के लिए, रिलेशनशिप सारा बनाया हुआ है। ओके, कि जितना ज्यादा जीएफआर बढ़ेगा उतना प्लाज्मा में क्रिएटिनिन कम आएगा और यूरिन में क्रिएटिनिन ज्यादा आएगा। ये सारा ग्राफ क्या शो करता है, इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि जब आपका जीएफआर बढ़ेगा तो सारा क्रिएटिनिन यूरिन में आएगा और प्लाज्मा में क्रिएटिनिन कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं रीनल क्लियरेंस के ऊपर। ओके, क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, क्लियरेंस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ओके सॉरी, वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच सब्सटेंस इज कंप्लीटली क्लियर्ड इनटू द यूरिन। मतलब वो वॉल्यूम जिससे आप प्लाज्मा में किसी सब्सटेंस को यूरिन में फेंक दो, उसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब है कि वो सब्सटेंस प्लाज्मा से निकल के यूरिन में आना शुरू हो गया है। और अगर आपने किसी सब्सटेंस की क्लियरेंस को बढ़ाना है तो आप फिल्ट्रेशन को बढ़ा दो, रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दो और सिक्रीशन को बढ़ा दो। ओके, ठीक हो गया। अगर अगर आप सब्सटेंस की क्लियरेंस को चेक करते हो, अगर आपने सब्सटेंस की क्लियरेंस चेक की, क्लियरेंस का मतलब है यूरिन में कितना आ रहा है, ओके, क्लियरेंस चेक की है वो जीएफआर से कम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो सब्सटेंस थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब हो गया है या फिर वो सही से फिल्टर नहीं हो पाया लेकिन उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो गया है। अगर क्लियरेंस जीएफआर से ज्यादा है, इसका मतलब है उस सब्सटेंस की थोड़ी बहुत क्या हुई है, आपकी क्या देखने को मिली है, सिक्रीशन देखने को मिली है।
ओके। तो जो क्लियरेंस होती है, क्लियरेंस का फार्मूला क्या होता है? तो क्लियरेंस का सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूँ। क्लियरेंस क्या होती है? GFR। ओके, लेट मी शो यू मोर प्रिसाइजली। क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस S इज इक्वल टू GFR, उस सब्सटेंस की प्लस, ओके, उस सब्सटेंस की सिक्रेशन कितनी हुई है और उस सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन कितनी हुई है, वो आपने माइनस करना होता है, क्योंकि वो तो ब्लड में जा रहा है। ठीक हो गया? ओके। अगर आपकी ये क्लियरेंस और GFR ये बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सब्सटेंस की ना ही रीअब्जॉर्प्शन हुई है, ना ही सिक्रीशन हुई है। लेकिन अगर क्लियरेंस GFR से कम है, इसका मतलब क्या है? सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है। अगर क्लियरेंस ज्यादा है GFR से, उसका मतलब है उसकी सिक्रीशन वगैरह होना शुरू हो गया है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आपने अच्छे से समझ लेना है। अ, आप उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी सब्सटेंस की क्लियरेंस GFR से कम है, मतलब उसकी रीअब्जॉर्प्शन हुई है, लाइक ग्लूकोज, सोडियम हो गया। अगर उसकी क्लियरेंस ज्यादा है, मतलब सिक्रीशन हुई है, लाइक क्रिएटिनिन है। अगर क्लियरेंस GFR के बराबर है, इसका मतलब है वो सब्सटेंस इनोलिन है, इंसुलिन नहीं है, इनोलिन है। क्लियर? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो के बारे में पढ़ लेते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो क्या होता है? कितना आपका प्लाज्मा किडनी में से ट्रैवल कर रहा है। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा ये लिख लेते हैं हम, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, टोटल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो कि किडनी में से फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू द किडनी। किडनी में से टोटल कितना प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रीनल प्लाज्मा फ्लो। ओके। अब जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होती है, GFR थी, वो कैसे निकालते थे? गोल्ड स्टैंडर्ड आपका इनोलिन था, लेकिन मोस्ट कॉमन आपका इस्तेमाल होता है क्रेटिनिन। ठीक है? ओके। जो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो है, इसको देखने के लिए आप एक सब्सटेंस को देखते हैं, उसका नाम है पैरामाइनोहिपोरिक एसिड। अब पैरामाइनोहिपोरिक एसिड को समझना है। अब जो पैरामाइनोहिपोरिक एसिड है, इसकी क्लियरेंस काफी ज्यादा होती है। क्लियरेंस ज्यादा होने का क्या मतलब है? ये सब्सटेंस फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस से, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से सिक्रीट भी होता है। ओके। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या है? ये जो सब्सटेंस है पैरामाइनोहिपोरिक एसिड, ओके, ये सारा ब्लड से यूरिन में एंटर हुआ है। यानी अगर आप पैरामाइनोहिपोरिक एसिड, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो पैरामाइनोहिपोरिक एसिड है, इसकी फिल्ट्रेशन होती है, और दूसरी इसकी सिक्रीशन होती है। फिल्ट्रेशन कहाँ से होती है? फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से होती है, जो कि आपका रीनल ब्लड फ्लो को इंडिकेट करता है। और सिक्रीशन कहाँ से होती है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से। और वो भी आपका क्या होता है? वो भी आपका ब्लड होता है। इसका मतलब ये है कि जो पैरामाइनोहिपोरिक एसिड है, ओके, जितना ज्यादा फिल्टर होगा और सिक्रीट होगा, मतलब जो पैरामाइनोहिपोरिक एसिड है, वो फिल्टर भी ब्लड से होता है और वो सिक्रीट भी ब्लड से होता है, और ये यूरिन में आ जाता है। जितना वो यूरिन में आ रहा है, इसका मतलब रीनल प्लाज्मा फ्लो भी उतना ही है। मतलब किडनी की तरफ जितना ब्लड फ्लो आएगा, वो आपको पैरामाइनोहिपोरिक एसिड को फिल्ट्रेशन के फॉर्म में या सिक्रेशन के फॉर्म में यूरिन के अंदर ऐड करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। दैट इज वाई जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होती है, वो पैरामाइनोहिपोरिक एसिड से लेते होते हैं। ओके। यानी पैरामाइनोहिपोरिक एसिड फिल्ट्रेशन से और सिक्रीशन से ब्लड से यूरिन में आ जाता है। जितना यूरिन में आएगा, यूरिन में आप इसकी क्लियरेंस को देखोगे तो वो रीनल प्लाज्मा फ्लो के बराबर हो जाती है, UV/P, ये फार्मूला आ जाएगा। अब रीनल ब्लड फ्लो का फार्मूला है रीनल प्लाज्मा फ्लो 1 माइनस हेमाटोक्रिट। ओके। 1 माइनस हेमाटोक्रिट का मतलब क्या है? प्लाज्मा के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो किडनी के पास कितना ब्लड फ्लो आता होता है? किडनी के पास ब्लड फ्लो आता है कार्डिक आउटपुट का 20 to 25% आता होता है। क्लियर? और बाकी ये बता रही है कि जो आप पैरामाइनोहिपोरिक एसिड से एस्टिमेट करते हो, वो आपको अंडर एस्टिमेट करती होती है, मतलब थोड़ी सी वैल्यू कम आती होती है नॉर्मल से। बस ये चीज आपको रट्टा मारनी है। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके। रीनल प्लाज्मा फ्लो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होता है, वो प्लाज्मा को फिल्टर करता है। हम रीनल ब्लड फ्लो नहीं पढ़ते, हम रीनल प्लाज्मा फ्लो पढ़ते हैं। हम रीनल ब्लड फ्लो क्यों नहीं पढ़ते, रीनल प्लाज्मा फ्लो क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जो रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ओके, रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब है कि रीनल प्लाज्मा फ्लो प्लाज्मा को फिल्टर करता होता है। असल में किडनी में ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होती, प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन होती है, क्योंकि जो आरबीसीज होते हैं उतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर नहीं हो पाए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो इन्फ्लेमेशन होती है, जिसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं, उसमें आरबीसी पास कर जाते हैं। तो ये फार्मूला आ गया रीनल प्लाज्मा फ्लो का। बाकी इस फार्मूले को आप मॉड्यूलेट करोगे तो रीनल ब्लड फ्लो मिल जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो मिल जाएगा।
और रीनल ब्लड फ्लो कितना होता है, 20 to 25% कार्डिक आउटपुट का पार्ट होता है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये आपको देखने को मिलती होती है। ओके, बाकी यहाँ पे फार्मूला बताया हुआ है। ओके, तो फार्मूला क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो 1 - हेमाटोक्रिट। ओके, अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, जो आपका प्लाज्मा होता है वो ब्लड का कंपोनेंट होता है। ओके, और रीनल ब्लड फ्लो में आपके आरबीसीज भी तो आ जाती है ना। ओके, ठीक हो गया, आरबीसीज भी आ जाते होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लॉजिकली, जो आपका असल में जो ब्लड होता है, जो फिल्टर होता है, वो असल में प्लाज्मा फिल्टर होता है, यानी आपके आरबीसी जीरो होते हैं। क्लियर? तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। ओके, चूंकि यहाँ पर कहने का मतलब है आरबीसी फिल्टर नहीं हो पाते, तो हेमाटोक्रिट जीरो होता है, और रीनल ब्लड फ्लो और रीनल प्लाज्मा फ्लो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसी वगैरह तो फिल्टर होते ही नहीं है। क्लियर? ये दो बेसिक मैकेनिज्म आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के ऊपर। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के ऊपर। ओके, अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितना प्लाज्मा आ रहा था, उसमें से एक्चुअली ओके कितना नेफ्रॉन में पास किया। ओके, सपोज आपके पास प्लाज्मा आ रहा था 100%, 100% प्लाज्मा आया किसके पास, ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस के पास 100% प्लाज्मा आया, उसमें से सिर्फ 20% ही नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर हुआ, मतलब ग्लोमेरुलस ने सिर्फ 20% फिल्टर किया। तो टोटल कितना ब्लड आया, रीनल प्लाज्मा कितना आया, उसमें से कितना फिल्टर किया, कितना फिल्टर किया टोटल में से, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये नॉर्मली क्या होता है, 20% होता है। ओके, ये आपका नॉर्मली क्या होता है, 20% तक आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, और यहाँ पर एक और फार्मूला लिखा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस कितना फिल्टर हुआ है वो आप कैसे निकालोगे, उसका फिल्ट्रेशन रेट कितना था और प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन थी। यानी अगर प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जीएफआर ज्यादा होगा, वो ज्यादा फिल्टर हो पाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी यहाँ पर सारा डायनेमिक्स वगैरह को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, जीएफआर वाले डायनेमिक्स को। लेट्स रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो एफरेंट आर्टरियोल है, अगर एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन होती है, तो फिर इसकी वजह से जीएफआर बढ़ेगा। ओके, यानी अगर आप एफरेंट आर्टरियोल की डायलेशन कराओगे, तो एफरेंट आर्टरियोल से कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओके, रीनल प्लाज्मा फ्लो ज्यादा होगा, जीएफआर ज्यादा होगा। ओके, लेकिन चूंकि रीनल प्लाज्मा फ्लो भी बढ़ रहा है और जीएफआर दोनों बढ़ रहा है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होती है, कम। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपकी नॉर्मल होती है। क्लियर? ठीक हो गया, यानी जब आप वेजो डायलेशन कर रहे हो आप फ्रंट की, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं इफ्रंट आर्टरियोल के ऊपर। अगर आप इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हो, जब आप इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हो, तो जीएफआर तो बढ़ता है, क्योंकि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सारा ब्लड फ्लो बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, सारा ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मजीद रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, मतलब किडनी की तरफ प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सारा बैकवर्ड फ्लो करना शुरू हो गया है। तो जब इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होता है, और फार्मूले के मुताबिक जीएफआर ओवर रीनल प्लाज्मा फ्लो। ओके, ठीक हो गया। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती होती है इस फार्मूले के तहत। अगर रीनल प्लाज्मा फ्लो कम हो रहा है और जीएफआर बढ़ रही है, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी बढ़ जाता होता है। क्लियर? तो ये इफ्रंट आर्टरियोल पे देखने को मिलता है। और इफ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन कौन कराती है, एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक कौन करती है, एस इनहिबिटर एआरबी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, वेजोडाइलेशन करती है। आफ्रंट की ब्लॉक कौन करता है, एनसेड ब्लॉक करता है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ओके, नेट फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये भी आपको मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका था। ओके, ठीक हो गया। सारी ये स्टार्लिंग फोर्सेस होती है। ओके, स्टार्लिंग फोर्सेस होती है, स्टार्लिंग फोर्सेस। सबसे पहली फोर्स है पीजीसी। मैंने यह बताया था कि जो पीजीसी होता है वो कब बढ़ता है, जब आप ई फ्रंट आर्टरियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन करते हैं और आफ्रंट की क्या करते हैं, डायलेशन करते हैं। तो जब आफ्रंट की डायलेशन होगी या ई फ्रंट की कंस्ट्रक्शन होगी, तो इस केस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस बढ़ेगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाती होती है। क्लियर? ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पाई जी सी। पाई क्या शो करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को। जी सी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब पाई जी सी कम होगा, मतलब ग्लोमेरुलस का ऑनकोटिक प्रेशर कब कम होता है। ओके, कब कम होगा,
जब आप मैल न्यूट्रिशन है या फिर प्रोटीन लॉस हो रही है यूरिन के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही, सिरोसिस है, इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी जीएफआर बढ़ जाएगा। ओके क्लियर। इसके बाद तीसरी आपकी फोर्स है पीबीएस। ओके पीबीएस क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वुमेन स्पेस। ये कब बढ़ता है, ओके ये कब बढ़ता है, जब यूरेटर की कंप्रेशन होती है, क्योंकि जब यूरेटर की कंप्रेशन होती है बैक फ्लो प्रेशर आपको देखने को मिलता है। ओके जब यूरेटर की कंप्रेशन होती है वुमेन स्पेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो जीएफआर कम हो जाती है। इसके बाद है पाई बीएस, वुमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर। ओके वुमेन स्पेस का ऑनकोटिक प्रेशर कब बढ़ता है, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, मतलब सारी प्रोटीन वुमेन स्पेस में और ट्यूब्यूल में आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उम्मीद है कि बेसिक 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 कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो अब हम इसको फाइनली रिवाइज कर लेते हैं। अगर आफ्रेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, ओके आफ्रेंट आर्ट्रियोल की वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो क्या होगा, ओके जीएफआर और रीनल प्लाज्मा फ्लो दोनों कम हो जाएंगे और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नॉर्मल होगा। इसके बाद अगर ईफ्रंट की वेजो कंस्ट्रक्शन होती है तो जीएफआर ज्यादा होगा लेकिन बैक फ्लो की वजह से रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स की कंसेंट्रेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब प्रोटीन कंसेंट्रेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा फ्लूइड तो लीक आउट कर रहा है, मतलब सारा फ्लूइड तो फिल्टर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, लेटर स्टेजेस में जीएफआर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें इनिशियली जीएफआर ज्यादा होती है लेकिन बाद में जीएफआर कम हो जाती है। इसके बाद अगर प्लाज्मा प्रोटीन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाओगे जीएफआर कम हो जाती है, रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन कम होने का क्या मतलब है, मैल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस, तो आपका जीएफआर बढ़ जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यूरेटर की कंस्ट्रक्शन है तो जीएफआर कम हो जाएगा ड्यू टू बैकवर्ड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जीएफआर कम होगी और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी कम हो जाती है। और लास्ट में आपका क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो कम होगा एज कम्पेयर टू जीएफआर। डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से जीएफआर कम होगा और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ओवरऑल बढ़ जाएगा, क्योंकि दो एरोस नीचे कम हो रही है रीनल प्लाज्मा फ्लो में। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद हमारा रीनल ब्लड फ्लो है और ऑटो रेगुलेशन है, उसको हम थर्ड मीटिंग में कवर कर लेंगे।